हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलंब, विवाह में विलंब, जो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन में होगा। इसके पहले हमने मिलान में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये देखा था। आज हम देखेंगे कि विवाह में विलंब क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो विवाह में विलंब करवाते हैं या डिलेज इन मैरिज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहले तो दोस्तों ये हमें समझना पड़ेगा आज के कॉन्टेक्स्ट में डिले क्या है। देखिए, अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें या पुराने समय की बात करें तो 22-23 साल की उम्र के ऊपर अगर लड़का या लड़की होने लगते हैं तो फिर वो एक देरी में आ जाता था। लेकिन आज का समय बदला हुआ है। आधुनिक समय और इसके साथ में शहरी जीवन और शिक्षा में जो लगने वाला वक्त है, उसके बाद करियर, प्रोफेशन, इसमें सेटल होने के लिए जो वक्त लगता है, इन सब को देखते हुए 25 से 30 के बीच की उम्र तो आज के समय में नॉर्मल मानी जाती है। और अगर मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की है, किसी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें टाइम लगता है पढ़ाई में, जैसे कि डॉक्टर का प्रोफेशन, तो अगर स्पेशलाइजेशन किया तो 25 साल तक तो पहुंच ही जाएगा हर हाल में, और उसके ऊपर भी जा सकता है। और अगर सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो 30 भी पहुंच सकती है और 30 के ऊपर भी जा सकता है। अब उसके हिसाब से ये नॉर्मल है। फिर सेटलमेंट का टाइम 1-2 साल चाहिए। तो हमें डिले देखना पड़ेगा बहुत से फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कि कोई प्रोफेशनल रीज़न तो नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक रीज़न तो नहीं है, और फिर उसके बाद कल्चरल रीज़न। कई कल्चर्स हैं जिसमें लेट भी चलता है, वो उनके लिए नॉर्मल होता है। तो हम क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं या ग्रहों की क्या स्थितियां हैं जिनकी वजह से एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डिले हो सकता है या शादी में विलंब हो सकता है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लगन, द्वितीय भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, ये भाव विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके स्वामी किस स्थिति में हैं, इनके ऊपर और इनके लॉर्ड्स के ऊपर किस तरह के प्लैनेट्स का असर आ रहा है, वो शुभ हैं कि अशुभ हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और इसमें फिर जेमिनी ज्योतिष का भी कुछ थोड़ा सा रोल देखेंगे हम। तो जो जनरल कारण पाए जाते हैं विलंब के, उसमें एक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आप सभी जानते भी होंगे, शनि, सैटर्न विलंब का कारक है। धीमा चलने वाला ग्रह है। जहाँ पर ये बैठा होगा या जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि जाएगी, वहाँ वहाँ ये डिले कराएगा। उदाहरण के तौर पर अगर लग्न में बैठ गया तो ये सप्तम भाव को अफेक्ट करेगा। सीधा लगन और सप्तम दोनों को असर डालेगा ये, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए अष्टम भाव में बैठ गया तो सूरत में द्वितीय भाव पे असर डालेगा, और उसके बाद फिर उसकी 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी जो संतान का भाव है। अब भारतीय समाज में संतान होने का मतलब ये माना जाता है कि इस व्यक्ति का विवाह हो चुका है। जैसे पश्चिमी सभ्यता में है, पश्चिमी समाजों में है, शादी के पहले लोग रहते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, और उसके बाद एक औपचारिक तौर पर शादी करते हैं कई सालों बाद। लेकिन हमारे समाज में अभी वो चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ बच्चा हुआ है, अगर संतान हुई है तो ये मान लिया जाता है कि इसकी शादी हुई है। अगर संतान में डिले दिख रहा है हमें या विलंब दिख रहा है तो ये माना जाए कि इसका विवाह भी शायद लेट ही होगा।
हालांकि संतान में डिले के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है। तो किसी भी कुंडली का अध्ययन करते वक्त मैंने पहले भी आपसे कहा था कि लगन और लग्नेश का अध्ययन बहुत जरूरी है। लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा ये किसी भी कुंडली के स्तंभ होते हैं। इनको बोला जाता है ट्राइपॉड ऑफ होरोस्कोप। इनमें से कोई भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा की कमजोरी व्यक्ति को फिजिकली, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर कमज़ोर बनाता है, और वो बहुत से तरीके से उस व्यक्ति के जीवन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है अगर मान लीजिए ये ग्रह कमज़ोर हैं। तो सबसे पहले हम लगन को देखेंगे, लग्नेश की स्थिति देखेंगे, लगन में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। जनरली अगर लगन में गुरु और शनि बैठ जाते हैं और सप्तम भाव को देखते हैं, सीधे देखते हैं, उनकी सप्तम दृष्टि वहीं पड़ती है, उस सूरत में शादी में विलंब माना जाता है। अब गुरु के बैठने से क्यों माना जाता है विलंब? गुरु है स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का, रिलीजन का ग्रह, और सप्तम भाव है वैवाहिक सुख का। दोनों का कोई मेल नहीं है, ठीक है। इसीलिए शुक्र की राशि में गुरु कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता। जब कोई भी ग्रह कंफर्टेबल नहीं होता तो वो नतीजे भी बहुत अच्छे नहीं देगा, अपनी फुल कैपेसिटी के नतीजे नहीं देगा वो, ठीक है ना। लगन में बैठकर पंचम भाव में दृष्टि भी पड़ती है गुरु की, लेकिन पंचम भाव का कारक है वो, संतान का कारक है, और अपने भाव को देखेगा वो तो उस भाव को प्रॉस्पर करेगा, बहुत अच्छा करेगा। लेकिन सप्तम भाव उसका कारक नहीं है, माफ़ कीजिएगा, सप्तम भाव का कारक नहीं है वो। और सप्तम भाव शुक्र का भाव है, बेड प्लेजर्स का भाव है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का भाव है। वहाँ गुरु का कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए गुरु डिले कर देता है मैरिज को। ऐसे ही गुरु और मंगल की युति या इनका जो है, इनकी दृष्टि अगर सप्तम अष्टम भाव में पड़ रही है, या सप्तमेश अष्टमेश या 12वें भाव में पड़ रही है, तो डिले माना जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी भाव को अगर देखना है हमें, तो कारक को देखना भी बहुत ज़रूरी है। सप्तम भाव का कारक क्या है? शुक्र है। किसी भी लड़के के लिए शुक्र पत्नी का रिप्रेजेंटेशन करता है, और पत्नी के लिए गुरु पति का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो अब हम शुक्र, चूँकि विवाह का कारक है, तो शुक्र की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस भाव में बैठा है, किस स्थिति में है, मतलब नीच का है, उच्च का है, स्वराशि में बैठा है, मूल त्रिकोण में बैठा है, बेनिफिक एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर कि नहीं, कि उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। या फिर एक होती है कर्तरी योगा, मतलब ये शुभ कर्तरी भी हो सकता है, पाप कर्तरी। कर्तरी का मतलब होता है प्लैनेट के आगे और पीछे कोई ग्रह बैठे हों। तो अगर शुभ ग्रह बैठे हैं एक घर आगे और एक घर पीछे, तो ये शुभ कर्तरी हो गया। अगर वीनस के एक घर आगे एक घर पीछे, उदाहरण के तौर पर शनि और पीछे कहीं मंगल बैठ गया, या आगे मंगल और पीछे शनि बैठ गया, तो ये एक तरह से हम जैसे आम भाषा में बोलते हैं ना, सैंडविच। तो शुक्र जो है विवाह का कारक होते हुए दो पाप ग्रहों के बीच सैंडविच बन गया, सैंडविच की तरह हो गया वो। इसको पाप कर्तरी योग कहते हैं। ऐसा शुक्र अपने कारकत्व को उसके कारकत्व कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि राहु केतु एक्सिस तो नहीं है शुक्र के 12वें स्थान पे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। या लगन और सप्तम भाव राहु केतु की एक्सिस में तो नहीं आ रहे, या द्वितीय और अष्टम भाव राहु केतु के एक्सिस में तो नहीं आ रहे, या छठे और 12वां भाव राहु केतु के एक्सिस में तो नहीं आ रहे। अगर एक अच्छा 12वां भाव है तो 12वां भाव मोक्ष का तो है ही, साथ में ये कंजुगल लाइफ या शयन सुख के लिए बहुत अच्छा भाव होता है, अगर ये इसका लॉर्ड, इसका स्वामी और ये भाव शुभ ग्रहों से युक्त हो।
तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें ये देखना पड़ेगा कि कारक वीनस किसी निर्बीज राशि में तो नहीं है। निर्बीज राशि स्टेराइल राशियां कहलाती हैं, जो मिथुन राशि है आपकी, वर्गो माने कन्या राशि है, सिंह राशि है, कुछ लोग स्कॉर्पियो या कुछ एक्वेरियस भी मानते हैं। तो इन राशियों में अगर शुक्र है तो वो निर्बीज राशि का मतलब होता है कि संतान ना होना, और संतान नहीं है तो हमारे भारतीय परिवेश में मतलब कि हो सकता है इसकी शादी ना हुई हो, तो कोई संतान का योग ही नहीं है इसके। तो शुक्र को कभी निर्बीज राशि में नहीं होना चाहिए, ये भी पाया गया है। अच्छा, अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि शुक्र, सूर्य और चंद्रमा अगर पंचदह मैत्री देखी जाए तो दोनों से शत्रुता रखता है वो। तो अगर इनका योग है, पर्टिकुलरली विशेषतः शुक्र और चंद्रमा, या अगर एक साथ कंजंक्ट हैं, उनका कंजंक्शन है या ऑपोजिशन है, 1/7 एक्सिस में है, नवांश में भी और यहाँ पर भी जन्म कुंडली में भी, तो ये वैवाहिक जीवन में अच्छा नहीं माना जाता। ये डिले करा सकता है या कलह करा सकता है, जो मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना जरूरी है कि शुक्र और चंद्रमा की युति अगर वृषभ राशि में है तो बहुत अच्छा है। कारण क्यों? कारण ये कि ये शुक्र स्वराशि में बैठा हुआ है अगर वृषभ राशि में है, और चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर इसके अलावा कहीं हो रहा है तो फिर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत ज़रूरी है इनके नेगेटिव इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। हमको यही सारी चीज़ें देखनी हैं नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली का जो प्रथम भाव का स्वामी है वो किस स्थिति में बैठा हुआ है, वो रिप्रेजेंट करता है कि आखिर उस नवमांश कुंडली की थीम क्या है। अगर वो अच्छे भाव में नहीं है या अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर उसकी थीम बिगड़ी हुई होती है, या ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति शायद उदासीन है, डिजायरस नहीं है, वैवाहिक जीवन में उसकी रुचि नहीं है, ये भी कहा जा सकता है सीधे शब्दों में। नवमांश के केंद्र में अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो ये शादी जल्दी करा देंगे और अच्छी शादी होगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। अगर मेलेफिक्स हैं, अशुभ ग्रह हैं, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी भी पैदा करेंगे, विवाह देरी से भी होगा। अब मैं यहाँ जल्दी और देरी का मतलब उस व्यक्ति के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो उसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उस व्यक्ति की, प्लस वो किस प्रोफेशन से है, क्या उसकी एजुकेशन लाइन है, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए देरी जल्दी की बात करूँगा मैं। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि 25 साल या 24 साल या 23 साल। किसी भी डॉक्टर में अगर वो पोस्ट डॉक्टरल डिग्री लेता है और वो सोचता है कि मैं इसके बाद ही शादी करूँगा, तो उसके लिए 30 साल नॉर्मल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसको हम देरी नहीं कहेंगे, उसके हिसाब से बिल्कुल सही समय है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए इन चीज़ों को, जल्दी और देरी को, क्योंकि हम जो पुराने फंडामेंटल्स हैं उनको आज की तारीख में रिजिडली एक टोटलिटेरियन व्यू के साथ में नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी और एक लिबरल इंटरप्रिटेशन चाहिए होगा, लिटरल नहीं। ये के.एन. राव साहब बोलते हैं ऐसा, और वो बहुत अच्छा वाक्य है वो, कि हमें इन प्रिंसिपल्स का लिटरल मीनिंग अप्लाई नहीं करना है, लिबरली इनको इंटरप्रेट करना है। इसी तरीके से जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे प्लैनेट्स, पर्टिकुलरली शुभ ग्रह, अगर नीच के हैं कुंडली में, तो ये विवाह में देरी करेगा। विवाह के अलावा जीवन की बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाएंगी, सारी, हर चीज़ में। अगर सप्तम भाव का स्वामी वक्री हो गया या शुभ ग्रह वक्री हो गए, तो ये भी विवाह में विलंब का कारण बन सकते हैं। वक्री ग्रह अपने किस तरीके के नतीजे देगा इसका कोई भरोसा नहीं होता।
बड़े एनिग्मेटिक रिजल्ट्स होते हैं। एनिग्मेटिक मतलब समझ में नहीं आएंगे आपको कि आखिर किस तरह का रिजल्ट देगा। उत्तर कालामृत जो कालिदास द्वारा लिखी गई है, इसमें वक्री ग्रह के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर कोई वक्री ग्रह नीच का है तो वो उच्च के रिजल्ट देगा, या कोई वक्री ग्रह उच्च का है तो वो नीच के रिजल्ट देगा, उल्टे देगा। तो इस तरीके से अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग ऑथर्स जो हैं, लेखक, अलग अलग इंटरप्रिटेशन आपको देंगे इसका। तो लेकिन फिर भी एक जनरल बात यह है कि वक्री ग्रह आपको नॉर्मल रिजल्ट तो नहीं देंगे, ये पक्की बात है। उनके रिजल्ट्स में थोड़ा सा एक सडननेस होती है, एक जो हिडननेस होती है, वो एकदम से आपको ऑब्वियस नहीं होगा कि क्या होने वाला है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे दोस्तों जो कि विवाह में विलंब का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा एक मंगल दोष को भी माना जाता है, लेकिन मंगल दोष के बारे में हम अलग से बात करेंगे। और मंगल दोष के बारे में ये कहा जाता है कि अगर एक से अधिक लग्न से मंगल दोष दिख रहा है तो वो विलंब का कारण बनेगा। उदाहरण के तौर पे लग्न से मंगल दोष बन रहा है, या फिर चंद्र कुंडली से बन रहा है, दोनों में अगर बन रहा है, या फिर लग्न में बन रहा है और शुक्र के साथ मंगल दोष, शुक्र कुंडली, अगर हमने शुक्र को लगन माना, जिस साइन में शुक्र बैठा हुआ है उसको लगन मान के फिर हम एनालिसिस करें कुंडली की, तो मंगल की जो पोजीशन अगर मांगलिक बताता है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ और ट्वेल्थ, इन हाउसेज में कहीं मंगल है तो मांगलिक माना जाता है। तो अगर एक से ज़्यादा लगन से मंगल दोष दिख रहा है तो ये भी एक कारण माना गया है, लेकिन कोई इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। और मंगल दोष का मेरी नज़र में बहुत लिमिटेड वो है, इम्पोर्टेंस है। हाँ, जब वो सप्तम और अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा हो या उनके लॉर्ड्स को प्रभावित कर रहा हो तो ज़रूर हमें मंगल के बारे में थोड़ा सा सीरियसली उसकी पोजीशन को देख लेना चाहिए, कुंडली को एनालिसिस उस हिसाब से करना चाहिए। अदरवाइज इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रॉसली मैंने आपको कुछ कारण बताए कि ये विलंब का कारण बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे लग्न का कमज़ोर होना, या कोई क्रूर ग्रह जो सप्तम भाव को अफेक्ट कर रहा है वो लग्न की डिग्री के आसपास है या उसके क्लोज है, तो वो सीरियस इशू पैदा करेगा, डिले करेगा या और भी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो इस तरह के भिन्न भिन्न कारण हैं। इन सारे कारणों की विवेचना या विश्लेषण आपको कुंडली में बारीकी से चंद्र लगन से लगन कुंडली और शुक्र को लग्न मानते हुए ये तीनों लगन से देखना जरूरी है। इसके अलावा इसमें जेमिनी ज्योतिष का थोड़ा सा रोल है, जैसे दर कारक, जो इसमें चर कारक होते हैं। इसमें जो दर कारक होता है ये वो प्लैनेट होता है जिसकी डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में 7वें नंबर पर होती है, एक्सक्लूडिंग राहु केतु। मतलब 7 ग्रहों में जो सबसे कम डिग्री का होता है अपने जन्म कुंडली में, वो दर कारक होता है। अब दर कारक अगर नेगेटिवली प्रभावित हो रहा है या गलत जगह बैठा हुआ है, उसमें कोई गलत या शुभ कर्तरी योग नहीं है, पाप कर्तरी योग है। फिर एक होता है दरपदा। दरपदा होता है 12वें भाव का पद। पद मतलब होता है कि 12वें भाव का स्वामी जहाँ बैठा है, आप 12वें भाव से वहाँ तक गिने और फिर वहाँ से उतने ही घर और आगे तक गिन के वो जो घर आएगा वो दरपदा है। दरपदा की स्थिति क्या है, कौन से प्लैनेट्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, शुभ अशुभ या न्यतिकारक। न्यतिकारक मतलब 6th लॉर्ड या 8th लॉर्ड जैसा बिहेव करने वाला। जैसे जन्म कुंडली में जो छठा भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं अच्छे नहीं होते, उसी तरह न्यतिकारक होता है जेमिनी में, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में 6ठे नंबर पर होता है डिग्रिकल वाइज। तो न्यतिकारक नेगेटिवली अफेक्ट करेगा अगर वो दरपदा को या दरकारक को या सप्तम भाव को अफेक्ट कर रहा है या उनके स्वामियों को अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमको कुंडली को बहुत सारे एंगल से अच्छे से बारीकी से देखना होगा, तब किसी कंक्लूजन में पहुंचना होगा कि आखिर ये कुंडली क्या कह रही है।
हालांकि ये जो कारण मैंने बताया ये मुख्य कारण हैं जो पाए गए हैं विवाह में विलंब के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।